हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो जो टॉपिक है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस टॉपिक की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। कुछ नहीं है ये, मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। कहता है कि कॉम्पोजिट नंबर जितने भी होते हैं ना दुनिया में, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है इफ वी इग्नोर ऑर्डर, है ना। इफ वी इग्नोर ऑर्डर मतलब समझते हैं कि आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, उन 60 के 60 बच्चों को अगर मैं किसी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने को दे दूं तो सबका आंसर सेम आएगा। तभी उसने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, सबका एक ही आंसर आएगा। ऑर्डर जो है, यानी कि जिस ऑर्डर में वो फैक्टराइजेशन आएगा वो आगे पीछे हो सकता है। कहने लगा सर कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही, ये कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, चल क्या रहा है। ठीक है, बताता हूँ। देखो, तो पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, है ना। इस थ्योरम पे बाद में आएंगे, सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है बेटा, एक से बड़े नंबर होते हैं, है ना। नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं है, एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, कहने लगे सर हमें प्राइम भी भूल रहे हैं, प्राइम भी बता दो क्या होता है। प्राइम नंबर में वो कहता है बेटा कि एक से बड़े वो नंबर, कुछ लोग तो एक को भी प्राइम नंबर बता देते हैं, एक नहीं होता प्राइम नंबर है। एक से बड़े वो नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते, एक्चुअली मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखवा सकता हूं डेफिनेशन, बट प्रॉब्लम इस क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉच आवर वीडियोज आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, एंड नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद द लाइक टोटल इंग्लिश। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उनको हिंदी मसाला देना पड़ता है ना। सो फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, ठीक है ना, फॉर इंग्लिश फ्रेंडली व्यूअर्स, लेट मी टेल यू अबाउट द कॉम्पोजिट नंबर कि द नंबर ग्रेटर देन 1 and are not prime are called composite number, and number greater than 1 which does not come in any table of any other number. Let me just again define the prime number. The number greater than 1, है ना, which is not divisible by any other number except 1 and itself. ठीक है, तो हमने बता दिया आपको। तो प्राइम नंबर एक से बड़े वो नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। तो देखो प्राइम नंबर देखेंगे, दो किसी के टेबल में आता है, अरे 2 के टेबल में ही आता है भाई, और या 1 के टेबल में आएगा, इसके अलावा तो किसी में नहीं आता, तो इसलिए 2 प्राइम नंबर है। 3, ठीक है, 5, 7, 9, चेक करो, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 11, 13, 15, है ना। लोगों का ऐसा लगता है 11, 13 तो 15 भी ले लो, है ना, ऑड नंबर चल रहे। 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 15 को नहीं लेंगे। 17, ठीक है, 19, 21, 3 के टेबल में भी आता है 21, 7 के टेबल में भी आता है 21 नहीं लेंगे, 23 लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्राइम नंबर्स हो गए। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होंगे, एक से बड़े इनको छोड़ दो, लाइक 4, 6, ठीक है, 4, 6 एंड व्हाट वी कैन से लाइक 8, ठीक है, 10, ये सब कॉम्पोजिट नंबर हैं। 12, ठीक है, 14, 15, 16 सब क्या है, ये सब कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ओके, तो कॉम्पोजिट नंबर समझ गए आप। ठीक है, अब बात करते हैं,
ये दो चीज आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अभी थ्योरम पे वापस जाएंगे, हम थ्योरम पे वापस जाएंगे। चलो जी, तो ये हो गया आपका, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन तो यार बचपन से जानते हो, है ना। ये कहीं पे फैक्टराइजेशन में एस लगाते हैं, कहीं जेड लगाते हैं, वो थोड़ा ब्रिटिश और यूके वाली, सॉरी इंग्लिश, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का कुछ है, वो है फर्क, बट दोनों ही चलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता, वो बचपन में करते नहीं थे क्या आप? क्या लेट्स से मैं क्या दे रहा हूँ, क्या 54, तो आप क्या करते हो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है ना। इसको ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। 54 को इसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है किसी नंबर को, है ना, किसी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना, फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना, फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना, ठीक है। तो ये नंबर 54 था, हमने इसकी फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। तो ये क्या है बेटा? ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक ना, फैक्टर्स हैं, 2 3 3 3, ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये फैक्टर्स जो हैं, अगर ये जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएं, चेक करो, ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो इस फैक्टराइजेशन को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कह देते हैं। अगर ये फैक्टर्स प्राइम हैं तो हम इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसका मतलब, अब आ जाओ अपनी थ्योरम पे। वो कहता है किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो हर स्टूडेंट का एक आएगा, एक जैसा आएगा, ठीक है ना, नो मैटर ऑर्डर, इफ वी इग्नोर ऑर्डर। ऐसा हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल इसी 54 का मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन करने को कह दूं, तो वो ऐसा भी तो है ना कि वो 3 से स्टार्ट करे, और 3 से स्टार्ट करेगा तो ऐसा भी चल सकता है। चल सकता है कि नहीं चल सकता? तो अब दूसरा स्टूडेंट 54 को ऐसे भी लिख सकता है, 3 × 3 × 2 × 3, ठीक है। तो ऑर्डर, यहां पे 2 का ऑर्डर चेंज हो गया, 2 तीसरे नंबर पे पहुंच गया। तो ऐसा तो हो सकता है कि किसी दूसरे बच्चे का ऑर्डर चेंज हो जाए, बट प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स वही रहेंगे, फैक्टर्स वही रहेंगे, चेक करो, फैक्टर्स वही रहेंगे। तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन सबका यूनिक होता है। तो उन्होंने एक बात ऐड करी कि अगर हम ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इनको हम बढ़ते क्रम में लगा दें, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर सबका ही सेम आ जाएगा। तो यानी कि ये बढ़ते क्रम में था 2 3 3 3, अब हम यहां पे भी बच्चे ने कैसे भी कर दिया, अगली लाइन में उसने बढ़ते क्रम में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, सबका सेम आएगा। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कम ऑन वंस मोर टाइम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर लोगे, उसका जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, सबका आंसर सेम आएगा। यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसका यूज क्या है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इतना नोट करेंगे आप। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है, देखते हैं उसका क्या यूज है। कहते कंसिडर द नंबर 4 power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 power n ends with a digit 0। मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया है देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बेटा, है ना, आपको रटो मत क्वेश्चन को, है ना, कभी भी। कंसिडर द नंबर 4 power n where n is a natural number। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, है ना, एंड सो ऑन, कुछ भी, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई एक ऐसी वैल्यू रख सकते हो आप जिससे कि जो 4 power n का जो आंसर आएगा उसमें जो एंड वाली डिजिट है वो 0 आए। मतलब समझो कि 4 power n में आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे,
उससे कुछ आंसर आएगा, वो आंसर में क्या एंड वाली डिजिट कभी जीरो आ सकती है? कह लेंगे सर ये कैसे हम पता कर देंगे, ये तो करके देखना पड़ेगा। करो, 4 पावर 1 रखो, 4 पावर 2 रखो, 4 पावर 3 रखो, 4 पावर 4 रखो, है ना, और ऐसे रखते जाओ ज़िंदगी भर, हैं? ऐसे ही करोगे? यही सिखाया मैंने तुम्हें, हैं? चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो ये ऐसे तो चलेगा नहीं काम, ठीक है ना। तो कैसे चलेगा, देखते हैं कैसे चलेगा काम। चलेगा भैया कि एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं क्या, कि कभी भी अगर एंड डिजिट जीरो आनी हो, एंड डिजिट, बात बताता हूं बहुत काम की, अगर कभी भी एंड डिजिट जीरो चाहिए किसी भी नंबर में, इन एनी नंबर, तो 2 और 5 उसके फैक्टर होने चाहिए, तभी हो सकता है एंड डिजिट जीरो। अब चेक करो, 10, 280, कोई भी नंबर ले लो आप, 320, 540, कुछ भी ले लो, इसमें 2 और 5 कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम बात कह सकते हैं कि टू गेट, हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, यहां पे नोट करेंगे सभी बच्चे, टू गेट 1 एंड डिजिट जीरो, ठीक है, आपको क्या आना चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट वर्ड बोलते हैं कम से कम को, है ना, तो एटलीस्ट वर्ड बोलते हैं किसको, कम से कम, ठीक है। तो आपके पास कम से कम एक तो 2 आना चाहिए, ठीक है, और आपके पास 5 आना चाहिए, ठीक है ना। 2 और 5 का पेयर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 2 और 5 का पेयर अगर नहीं आएगा, ठीक है ना, आपके पास 4 2 होने लगे पर 5 आपके पास एक भी नहीं है, तो जीरो नहीं आ सकता। तो 1 एंड डिजिट जीरो के लिए आपके पास क्या चाहिए, 2 और 5 का एक पेयर चाहिए। टू गेट 2 एंड डिजिट जीरो, 2 जीरो एंड की, यानी कि 2 एंड की जीरो, 2 एंड की डिजिट जीरो, 2 एंड की डिजिट जीरो लाने के लिए आपके पास 2 और 5 के 2 पेयर होने चाहिए, 2 पेयर्स, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। टू गेट, अब तो आप होशियार हो गए ना, अब आप बता दोगे कि सर अगर एंड में 5 जीरो चाहिए होंगी तो क्या करोगे, 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5, तो 3 एंड डिजिट जीरो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, यानी कि 3 पेयर्स चाहिए आपको 2 और 5 की, ठीक है ना। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, ठीक है, ओके। तो अब आपका जो 4 पावर n था, ठीक है, 4 पावर n था, चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 4 पावर n था, इसके अगर 4 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर होल पावर n, दैट मीन्स 2 पावर 2n। इस n की आप कुछ भी वैल्यू रखते रहो, इस n की आप जिंदगी में कुछ भी वैल्यू रखते रहो, वो आएगा 2 की पावर ही, 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 2, कुछ भी रखोगे वो आएगा 2 इंटू 2 ही। कभी 5 आ सकता है भैया, यहाँ पे 5 इज मिसिंग ब्रो, 5 इज मिसिंग, सो वी डू नॉट हैव 5 as a factor in 4 power n, and hence we do not have pair 2 into 5, so end digit can never be 0, end digit can never be 0। कहने लगा सर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। मान के चलो अगर हमसे कहे 6 पावर n में कभी n डिजिट 0 आ सकती है, सॉल्व कर देंगे हम। सर 6 के फैक्टर्स निकालो, 2 इंटू 3, ठीक है, फर्दर सॉल्व कर दो इसको, क्या कि सर 2 पावर n इंटू 3 पावर n, सर 5 इज मिसिंग, 5 फैक्टर नहीं है, 2 और 5 का पेयर नहीं आएगा तो कभी भी n डिजिट 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। और निकाल लो यार, 8 पावर n कर लो, ठीक है, 8 पावर n कर लो इसको, लो, ठीक है, क्वेश्चन को 8 पावर n कर लो। अब तो सर आप कैसा भी क्वेश्चन दे दोगे हम कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 3n हो जाएगा, कभी भी 5 आ ही नहीं सकता, वी डू नॉट हैव 2 इंटू 5 पेयर, सो n डिजिट कैन नेवर बी 0। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलते बेटा आगे बढ़ते हैं। तो जो पिछली थ्योरम थी उसका फायदा क्या हुआ यहाँ पे बेटा, थ्योरम
का फायदा ये हुआ कि जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो करते तो फैक्टराइजेशन से है ना, और अगर फैक्टराइजेशन यूनिक ना होता तो मेरा आंसर कुछ और होता, आपका आंसर कुछ और होता। तो इसलिए उन्होंने कहा पहली एक बात कि भाई सबके आंसर सेम आएंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन सबका सेम होता है, ठीक है ना। तो ये पर्पस था उनका थ्योरम बताने का। तो बेटा वीडियो को पॉज करके पूरा नोट करेंगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब आपका वो बचपन वाला खेल शुरू हो गया, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। और जब ऐसे बचपन में एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे आप, वही पूछ रहे हैं आपसे, है ना, वही तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 6 का करते हैं तो कैसे करोगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 6 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या होगा, इट विल बी 2 × 3। देन 20 का करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 0 0 एंड 2 10 जा 20 भी कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। और 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5। चलो जी, बचपन में क्या करते थे हम, बचपन में हम करते थे कि भैया सर अगर एचसीएफ निकालना है 2 नंबर्स का, तो जो भी इनके कॉमन फैक्टर्स होते थे हम बस उनकी प्रोडक्ट को लिख देते थे। तो यहाँ पे तो एक ही कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। तो उसके आगे कोई प्रोडक्ट, उसके आगे कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो एचसीएफ तो 2 आ गया। एलसीएम ऑफ 6 और 20 अगर लिखेंगे तो क्या करते थे बचपन में कि कॉमन फैक्टर को तो सर एक ही बार लिखते हैं, बाकी जितने भी फैक्टर्स बचे उनकी सबकी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60। ये अच्छे फाइल से हमने निकाल दिया, ठीक है। तो वैसे ही इजी क्वेश्चन था। ये नहीं पढ़ना था हमें पढ़ना क्या है, कहता है कि फॉर 2 नंबर्स, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स यार बार बार आ जाते हैं, ये नेचुरल नंबर ही तो है। पॉजिटिव इंटीजर्स नथिंग बट नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज होती है, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही बात है, ठीक है ना। ओके, सो फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर, any 2 positive integer, let's say a and b, कहता है कि a और b की जो प्रोडक्ट होती है वो HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB का प्रोडक्ट के इक्वल होती है। कहने क्या बात सर, वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई करके दिखाते हैं। ये 2 नंबर थे 6 और 20, 6 और 20। तो 6 और 20 किसके इक्वल होने चाहिए, HCF ऑफ 6 × 6 और 20, HCF ऑफ 620 इंटू LCM ऑफ 620, 6 and 20। सो HCF कितना है 2 और LCM कितना है 6 और 20 का 60, और ये कितना हो जाएगा 20 × 6, देखो ना 120, और ये भी 120। तो ये बिल्कुल हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये आपको नोट करना है ना, और इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। तो फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, है ना, और नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। और ध्यान रहे, मैंने कहा सिर्फ 2 नंबर, कभी आप दिमाग लगा दो कि सर 3 नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा, ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 नंबर में आपको दिमाग नहीं लगाना, हमने सिर्फ 2 नंबर की बात करी है, ठीक है। सो 2 नंबर के प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इतनी आप नोट करने बाद करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम, ठीक है। तो हमें पता है लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि अगर हम HCF निकाल लें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो हमें ये लॉजिक पता है कि इसका HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम ये आराम से निकाल सकते हैं, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं, तो हम LCM सिंपल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं HCF निकालते हैं। तो 96, ठीक है, 96 का फैक्टराइजेशन करते हैं। सो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3,
ठीक है। तो 96 के फैक्टर्स क्या हो गए, ये हो गए 2 इंटू 2 यानी कि 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 पावर 5 इंटू 3, 404 का करते हैं। सो 2 2 जा 4 0 2 2 1 जा 2 0 1, ठीक है ना। और 101 किसी के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 2 3, ठीक है। किसी के टेबल में भी आता हो ये? आई डोंट थिंक सो कि किसी के टेबल में आता है। 2 3 5 नहीं, 7 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, नहीं किसी के टेबल में आएगा। तो 101 ही लेना पड़ेगा। तो 101 1 टाइम 101, सो 404 को हम लेंगे 2 पावर 2 इंटू 101। तो HCF में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स की, है ना, HCF को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। HCF को क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी लीस्ट पावर की प्रोडक्ट। तो एक ही कॉमन फैक्टर है 2, और इसमें लीस्ट पावर कौन सी है? 2 पावर 2 लीस्ट पावर है, 2 पावर 2, ठीक है। और भी कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो उन कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर का प्रोडक्ट लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 3 पावर, लेट्स से यहां पे अगर मान के चलो 3 पावर 7 होता, मान के चलो, तो ये भी कॉमन फैक्टर हुआ 3, तो इसकी लीस्ट पावर कौन सी बैठी? 3 की पावर 1। तो ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये हटा देते हैं, ठीक है। सो यहां पे भी कॉमन फैक्टर हमारा 2 था और उसकी लीस्ट पावर 2 पावर 2 बैठेगी। अरे देखो ना बेटा, ध्यान से देखो ना, हमने कुछ नहीं करा। 2 पावर 5 ऐसे लिखेंगे इंटू 3, और 2 पावर 2 ऐसे लिखेंगे। तो हमने क्या करा? हमने सारे कॉमन फैक्टर्स कितने बैठे? 2 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज 2 पावर 2 दैट इज 4। तो इस बात को हमने ऐसे भी शो कर दिया, ठीक है। ओके, तो HCF आ गया बेटा हमारे पास, HCF आ गया हमारे पास 4, HCF 4 आ गया, इंटू LCM हमें निकालना है, ठीक है। इट इज इक्वल टू 96 इंटू 404, ठीक है, अपॉन, अब सॉरी अपॉन ही, अभी तो LCM ही लिखा हमने, सॉरी HCF इंटू LCM इंटू द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो अपॉन वाली कहानी ये थी कि 4 अपॉन में जाएगा, ठीक है। ओके, तो 4 को अपॉन में लेंगे तो कितना हो गया? 101। सो 96 इंटू 101 क्या होगा? LCM होगा, निकाल देते हैं 96, ठीक है। सो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखो, अब तो आप 10th क्लास में आ गए हो। ऐसी प्रोडक्ट करने से अच्छा है कि इसको आप ऐसे कर लो, 96 इंटू 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9600 प्लस 96। प्रोडक्ट करने से अच्छा होता है ऐड करना, तो 96, ठीक है। सो लेट मी चेक द आंसर। यस, करेक्ट आंसर। सो बढ़ते स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 8 पे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वो लास्ट एग्जांपल होगा, देन विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 1.2। अब स्टूडेंट देखते हैं, कहता है कि इस एग्जांपल में कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120। तो फैक्टराइजेशन करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 का हो गया 2 इंटू 3। ओके, 72 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 72 का कितना हो गया? इट्स 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, 3 पावर 2 सॉरी। देन 120 का करेंगे। सो 120 का कितना हो गया? 2 6 जा 12, 0 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके, सो 120 का कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 बेसिकली, इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। HCF निकाल रहे हैं बेटा। तो HCF क्या बताते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो जितने भी कॉमन फैक्टर हैं, देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 2 कॉमन फैक्टर है, 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर कौन सी है इसमें? 1। यहां से देखो ना, लीस्ट पावर 1 है। यहां पे इस कॉमन फैक्टर में लीस्ट पावर कितनी है? वो भी 1। 3 की पावर 1 ही है, तो यार चेक करो ना,
3 लीस्ट पावर का मतलब क्या है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर, सबसे कम पावर। तो यहां पे 3 पावर 2 था, यहां पे 3 और 3 थी, ठीक है ना। तो जब 3 सिंपल है तो इसका मतलब पावर 1 मानी जाएगी ना। सो 3 पावर 1 क्या होगा, लीस्ट पावर है कॉमन फैक्टर की। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। उसके बाद एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यानी कि जो कॉमन है उनकी तो ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, यानी कि सबसे बड़े वाली, 3 की भी सबसे बड़े वाली, और जो बाकी फैक्टर्स बच गए उनकी प्रोडक्ट। सो यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 एंड इंटू 5। सो ये कितना हो गया, 45 इंटू 8, 45 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 94 जा दैट इज 360, ठीक है। ओके, सो ये आ गया ना। ओके, तो ये हमारे पास HCF और LCM आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने निकाल दिया। इसमें बेटा कुछ चीज गौर करने की है, वो मैं आपको बता दूं। एक तो वो जो आपको बताया था ना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल बी इक्वल टू HCF ऑफ 2 नंबर्स इनटू LCM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। दीज आर द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो ये सेम चीज आपको मैंने बताया था कि भाई 3 नंबर में नहीं लगानी है, 3 नंबर में आपको नहीं लगानी है, 3 नंबर में ऐसा नहीं होता, 3 नंबर में ऐसा नहीं होता। तो उस चीज को मैं वेरीफाई करके भी दिखा देता हूं। देखो ये 3 नंबर थे 672 एंड 120, तो 672 एंड 120 का प्रोडक्ट लो, ये निकालो, ठीक है, LHS। फिर उसके बाद RHS में आप इन 3 नंबर्स के HCF 672 और 120 और LCM ऑफ 672 और 120, इनका LHS ये निकालो, RHS निकालो, देखो इक्वल होते हैं कि नहीं आते। तो देखो HCF और LCM कितना है यहाँ पे, 6 इंटू 360 निकाल देंगे, कितना हो गया 0, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 21। LHS कितना बैठेगा, 720 इंटू 72, ठीक है। तो 720 इंटू 72, तो 72 देख लो। तो देखो 0 लगा देते हैं। 72 का बेसिकली होल स्क्वायर चाहिए आपको, तो आप एक काम कर दो, 70 प्लस 2 का होल स्क्वायर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 4900 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2AB 2 2 जा 4 280, ठीक है ना। ओके, तो ऐड कर दो, इसकी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये 5184, ठीक है ना, 51840। तो एक तरीका है मतलब ऐसे निकालने का, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन निकाल देते हैं। ओके, सो 51840 और 2160, तो क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो ये प्रॉपर्टी काम की नहीं है ना, ये मतलब ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ये नहीं करते। तो क्या करें अगर 3 नंबर की प्रोडक्ट हो और LCM और HCF का रिलेशन दिखाना हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ठीक है। देखते हैं। एक सेकेंड, तो स्टूडेंट 3 नंबर्स के लिए फिर हमें क्या रिलेशन होना चाहिए हमारे पास, हालांकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, बट 3 नंबर्स के लिए मैं रिलेशन आपको बता देता हूं। कभी आपको कि सर आपने बताया नहीं था। तो जैसे 2 नंबर के लिए ये रिलेशन होता है ना, क्या रिलेशन होता है 2 नंबर के लिए, कि भाई A इंटू बी विल बी इक्वल टू इट्स HCF और LCM का प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो ऐसी 3 नंबर के लिए एक रिलेशन होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर 3 नंबर का आप LCM निकाल रहे हो, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है ना, A इंटू बी इंटू सी इंटू HCF ऑफ 3 नंबर्स ABC अपॉन पेयर वाइज आपको HCF लेना है, यानी कि HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ AC, ठीक है ना। तो ये कोर्स में मतलब हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं, कभी आप कंप्लेन करो। सो HCF ऑफ अगर 3 नंबर चाहिए आपको, सो कुछ नहीं करना, बस प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 3 नंबर्स ABC
अपॉन पेयर वाइज एलसीएम है ना, ए बी का एलसीएम इंटू बी सी का एलसीएम इंटू ए सी का एलसीएम, राइट, ए सी का एलसीएम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। बिफोर दैट प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।